सब लोग जुड़ जाइए। और पिछले क्लास में हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ रहे थे। और इस वंशानुक्रम और वातावरण में आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखा था। जैसे कभी भी अगला क्लास के पहले हम पीछे के क्लास का रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, तो ध्यान देंगे। आपने वंशानुक्रम और वातावरण जब आप पढ़ रहे थे, तब आपने बहुत सारे वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत देखे थे। किस किस के सिद्धांत आए थे एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इन पे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो वंशानुक्रम के हमारे सिद्धांत थे, वंशानुक्रम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। इसमें आपने पहला सिद्धांत किसका लिया, याद कर लीजिए। तो हमने लिया था सर बीजकोश का सिद्धांत। ठीक है, बीज कोश का सिद्धांत। और ये बीज कोश का सिद्धांत किसने दिया था, सब लोग बताओ। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, इनके ऊपर सीधे प्रश्न बनते हैं। रीट में, यूपीटेट में, भर्तियों में, सब में आता है ये। ठीक, बीज कोश का सिद्धांत। फिर एक आप लोग का दूसरा सिद्धांत क्या आता है सर, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिटेस्ट। फिर एक आपका सिद्धांत है जो सीधे सीधे वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत कहलाता है। और फिर एक आता है उपार्जित लक्षण का सिद्धांत। ये सारी चीजें आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, याद कीजिए। ये टोटल हमने 5 अलग अलग सिद्धांतों को देखा था। ठीक है, ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट और ये सारे जो हमारे सिंड्रोम्स हैं, इन सबको हमने जान लिया है ना जी। चलिए, एक है आप लोग का बायोमेट्री का सिद्धांत और उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। ठीक, तो बायोमेट्री का सिद्धांत, और उपार्जित लक्षण। आवाज तो आ रही है ना सब लोग को, ठीक है। अच्छा, भर्ती के नियमों से रिलेटेड कोई भी जो आप लोग की शंका है, संदेह है, उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने से प्रयास करूंगा कि सारी चीजें आप लोगों तक समय पर मैं एकदम ऑथेंटिक चीजें पहुंचा पाऊं। आप बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलो, बायोमेट्रिक का सिद्धांत हो गया। एक ही, इसके अलावा एक था हमारा उपार्जित लक्षण का सिद्धांत। और इन पांचों के प्रतिपादक आपको ध्यान में रहने चाहिए कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो बीजकोश का सिद्धांत किसने दिया था जी, नाम से ही बीजकोश से बीजमैन याद रख लेना। ठीक, सर्वाइवल और फिटेस्ट किसने दिया है, तो सर चार्ल्स डार्विन ने दिया है। वंशानुक्रम का सिद्धांत जॉन ग्रेगर मेंडल ने दिया है। बायोमेट्री का सिद्धांत किसने दिया है, वेरी फेमस, सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है, गॉल्टन। बायोमेट्री मतलब हम अपने माता पिता के फोटोकॉपी जैसे हैं, जैसे माता पिता वैसी संतान। इस सिद्धांत का मेन उद्देश्य है। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया है, लैमार्क ने दिया है। बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे ये लोग। ठीक, तो ये पांचों नाम आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि इन पे प्रश्न बन जाते हैं। तो ये सारे सिद्धांत क्लियर हैं सभी लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। मधु जी, एम्पीटेट थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस रहता है, ठीक है। चलिए, हमारे यहाँ तो एक चीज आप लोग का फायदा है कि भैया आप सबसे सबसे मिनिमम प्राइस में कोर्सेज पा जाते हो, जो मुझे नहीं लगता कि स्टेट छोड़ दो, इंडिया लेवल पे भी कहीं ना मिले। ठीक, और कंटेंट ये पूरी 5 5 6 6 फैकल्टीज आप लोग के लिए काम करती है। सब अपने अपने टॉप मतलब जो सब्जेक्ट है उसके धुरंधर लोग हैं। चलिए,
तो बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत को अगर हम देखते हैं तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक, अब एक एक सिद्धांत को पढ़ना है ना कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने 5 सिद्धांत जान लिए। आज का क्लास में हमारा मेन थीम है कि उन पांचों सिद्धांत को विस्तार से जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में इन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। तो पहला आप लोग क्या देख रहे हैं सर? बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत अभी ठीक से दिखाई दे रहा है? ठीक। तो इसे बिजमैन ने दिया था। इस बिजमैन के अनुसार मानव शरीर में निम्नलिखित 2 प्रकार के कोष होते हैं। कौन कौन से सेल से मानव शरीर बना होता है? तो एक होता है सर सोमैटिक सेल, जिसे हम लोग कायिक कोश या कायिक कोशिका बोल सकते हो। और ये क्या करती है? हमारे शरीर की रचना का या संरचना का निर्माण करती हैं। जैसे हम माता के गर्भ में होते हैं, हमारे हाथ पैर नाक आंख सर सब कुछ बन रहा है, सृजित हो रहा है। तो किनके कारण हो रहा है? तो सर सोमैटिक सेल्स के कारण होता है शारीरिक संरचना का निर्माण। ठीक है, किडनी लीवर सब कुछ जो आपका इंटेस्टाइन जो निर्मित हो रहा है माता के गर्भ में, वो किसके कारण हो रहा है? सोमैटिक सेल। वो एक शारीरिक रचना है। ठीक। एक वो है उत्पादक सेल जिसको जर्म सेल बोलते हैं, जिसके कारण क्या हुआ? किसी भी संतति का निर्माण होना आरंभ हुआ। जैसे आपको पता है एक्स और स्पर्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उससे फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, और उसके बाद जाके एक बालक का बालिका का जन्म हो रहा है, उसकी शारीरिक रचना का निर्माण हो रहा है। तो ये है जर्म सेल। जर्म सेल में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी जैसी प्रतिलिपियों का निर्माण कर सके। समझ में आ रहा है? तो बीजकोष ने, बीजमैन इसका नाम ही है सर बीजकोष का सिद्धांत। मतलब बीज डालना, और कोश मतलब कोशिकाएं। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं हमने देखी, एक सोमैटिक सेल्स और दूसरा क्या है? जर्म सेल। सोमैटिक सेल क्या करेंगे? हमारे पूरे बॉडी का जो ढांचा बना है उसके निर्माण के लिए जिम्मेदार है। और जो हमारे जर्म सेल हैं, ये वंश परंपरा मतलब जन्म प्रक्रिया, किसी संतति के निर्माण कैसे हुआ उसका आधार है। ठीक है। तो ये था आपका बीजकोष का, बिजमैन का बीजकोष का सिद्धांत। और देख लीजिए कि इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीजकोष के संरक्षक ट्रस्टी होते हैं। देखिए हर पीढ़ी में आपको पता है हर आदमी अपने वंश की एक प्रति छोड़कर जाता है इस पृथ्वी से। यह हर एक इंसान की एक महत्वाकांक्षा होती है। क्यों? इसीलिए क्योंकि भैया हमारा जो वंशावली है वो कई पीढ़ियों से चल रहा है, कई सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। और हर वंश की एक क्या होती है? अपनी अलग गुण धर्म होती है। मान लो राजा के वंशज होंगे या किसी और चीज के, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भैया वो अपने माता पिता अपने पूर्वजों के बीजकोष के संरक्षक हैं। मतलब दादा दादी नाना नानी से माता पिता से नई संतान बन रही है। इस तरीके से जो अनुवांशिक लक्षण है उनको आगे ट्रांसफर किया जा रहा है। डिटेल से आप लोग आगे चल के पढ़ोगे कि भैया ये जो अनुवांशिक लक्षण एक बालक या एक बालिका में रहते हैं, वो केवल उनके माता पिता के कारण नहीं होते हैं। ये अनुवांशिक लक्षण में आधा आधा हिस्सा 50% हिस्सा माता का 50% पिता का है। उसके ऊपर जाओगे दादा दादी 25%, नाना नानी 25%, परदादा परदादी का 12.5%। मतलब इस तरीके से 1/1/2 के रेशियो में ये ऊपर की पीढ़ियों में बढ़ता जाता है। तो हो सकता है आज से 10 पीढ़ी पहले भी किसी का एक कोई गुण होगा जो इस पीढ़ी में स्थानांतरित होकर पहुंचा है। तो इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं सर? पूर्वजों के प्राप्त बीजकोष के संरक्षक हैं, ट्रस्टीज हैं। और बीजकोष माता पिता के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता की प्रक्रिया का अनुसरण करता है। अर्थात माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीजकोष को अपने बालकों को प्रदान करते हैं और यह प्रक्रिया फिर आगे निरंतर चलते रहती है। यही कारण है कि मानव की संतान मानव ही होती है, गधा नहीं हो जाता है, या गधे की संतान मानव नहीं हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वो जो भी हमारे अनुवांशिक गुण है वो सेम उसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। चलिए बायोमेट्रिक का सिद्धांत किसने दिया है सर? गॉल्टन ने दिया है। नाम से ही बायोमेट्रिक का मतलब हो जाता है सर फोटोकॉपी। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रांसिस गॉल्टन थे। गॉल्टन ने 1775 में बताया कि बालक उतना ही योग्य होता है जितना उसके पूर्वज। मतलब जैसे माता पिता वैसी संतान। ठीक है। ऐसे उन्होंने अपने अध्ययनों में कुछ निष्कर्ष निकाले जो कुछ इस प्रकार के हैं कि जो वंशानुक्रम बालक के अंदर आता है उसमें आधा हिस्सा पिता के पक्ष का होता है, आधा हिस्सा माता के पक्ष का होता है। 23 गुणसूत्र यहाँ पे, 23 गुणसूत्र यहाँ पर, मिलकर एक स्वस्थ बालक 46 गुणसूत्र का निर्माण हुआ। ठीक है। तो माता पिता के पूर्वजों के गुण भी निश्चित मात्रा में होते हैं। ठीक है। मतलब वो 23 की जगह 24 हो गया,
या 22 हो गया तो ले दिक्कत, फिर बच्चा फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट के साथ आएगा, है ना। तो माता पिता के पूर्वजों के गुण भी क्या होते हैं सर, उसमें पाए जाएंगे। मतलब माता पिता के गुण तो निश्चित मात्रा में रहेंगे, उनके पूर्वजों के गुण भी उसमें दिखेंगे। यही बात गोल्टन कहते हैं कि सर पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण अनुपातिक रूप से 1/2, मतलब दादा दादी नाना नानी के स्तर पे 1/2, परदादा परदादी परनाना परनानी के स्तर पे 1/4, छर दादा छर दादी छर नाना छर नानी के स्तर पे 1/8, और उसके ऊपर जाएंगे तो 1/16। इस तरीके से ये वन के प्रोपोर्शन में बढ़ते रहता है, मतलब कम होते रहता है ऊपर की पीढ़ियों जाने पर। ठीक है, इसलिए हर इंसान चाहता है कि उसकी अपनी स्वयं बायोलॉजिकल संतान पैदा हो। ठीक है, आज की डेट में तो भी आपको अगर संतान नहीं है तो आप अडॉप्ट कर सकते हो, किसी एक बालक का भला भी कर सकते हो। पर देखते हो कि एडॉप्टेशन का जो पैरामीटर है बहुत दुर्लभ है, बहुत कम है, बहुत कम है। कारण यही है क्योंकि जो इंसान की चाहत है कि उनका खुद का बायोलॉजिकल सन या डॉटर हो, उसमें ऐसी, मतलब गोल्टन के अनुसार, क्योंकि उसमें वो अपनी पिछली कई पीढ़ियों को देखता है। ठीक है, हो सकता है कि आज से 4 पीढ़ी पहले मेरे छर दादाजी, ठीक है, वो काफी अच्छे माइंडसेट के थे और काफी साहसी प्रवृत्ति के थे। उसके बाद की पीढ़ी में वैसे गुण नहीं रहे, पर हो सकता है आने वाली पीढ़ी में वो गुण उठ के यहाँ पर आ जाए। ये है गोल्टन का नियम। इसलिए हर इंसान क्या चाहता है कि उसकी खुद की वंशावली आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। पिता माता का सुख पाना है वो तो भैया आप एडॉप्टेड चाइल्ड से भी पा सकते हो, पर गॉल्टन के अनुसार यह मानव प्रवृत्ति ऐसी होती है कि मेरे पूर्वजों जैसा अगर कोई मेरे वंश में आ जाए तो मेरे कुल का नाम बढ़ेगा। ठीक है, चलिए। तो उन्होंने माता पिता और पूर्वजों के वंशानुक्रम में योगदान सामूहिक रूप से निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया कि भैया माता पिता का योगदान 1/2, दादी नाना नानी का योगदान 1/4, परदादा परदादी परनाना परनानी का योगदान 1/8। यही है गोल्टन का नियम। तो याद रखना, ये 1/2 का जो प्रोपोर्शनल रूल है, किसने दिया है, तो सर गोल्टन ने दिया है। इसे हम क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक का सिद्धांत कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सेक्शन की ओर आइए। डार्विन का सिद्धांत, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे योग्य है वही जिएगा। जैसे जंगल में हिरन रहता है, वो जिस दिन सुबह उठता है उस दिन उसको ये बात पता है कि सबसे तेज भागना है, नहीं तो आज किसी का शिकार बन जाऊंगा। वहीं पर जो बाघ या शेर रहता है वो भी उठता है तो वो भी यही सोचता है कि सबसे तेज भागना है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो मसला ये है कि इन दोनों ही केस में, चाहे हिरन हो या शेर हो, दोनों ही केस में जो सबसे फिट है वही सरवाइव करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जंगल का सिंपल सा नियम है। कोई एक चूक वहां पर अलाउ नहीं है, अंतिम चूक होता है। हम तो कितनी गलतियां करते रहते हैं जीवन इंसान में। अगर इंसान भी जंगल के नियम को अपने जीवन में अडॉप्ट करे ना, तो फिर आप ये मान के चलो कि भैया आप किसी भी कंपटीशन में सबसे सुपीरियर बन जाओगे। चलिए, डार्विन का सिद्धांत। ऐसा ही आप लोग भी मन में सोचो ना थोड़ा सा कि यार आज का दिन अगर वेस्ट हो गया तो मान के चलना खेला खत्म है। हिरन अगर आज आलस कर लिया तो आपको पता है ना किसी का शिकार हो जाएगा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। यही चीज हमारे साथ नहीं है। हम बड़े कंफर्ट जोन में हैं और बड़े ही निश्चिंतता से जीने वाले लोग हैं। लेना आज नहीं पढ़ता कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लूंगा, लेना ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, दुनिया भर का काम करेंगे मगर सबसे जरूरी काम नहीं करते हैं, क्योंकि फिटेस्ट वाला इंस्टिंक्ट है नहीं हमारे अंदर, ये नहीं सोच रहे हैं। और वही जो बच्चे एकदम जंगल के नियम को अपने अंदर बैठा ले कि भैया आज सबसे तेज दौड़ूंगा सबको पीछे छोड़ के, और हर दिन खुद को सेफ रखते रहूंगा, तो यकीन करो कि आप जीवन में सबसे ज्यादा सेफ रहोगे। आओ, चलिए डार्विन के सिद्धांत पे देखते हैं। तो चार्ल्स डार्विन, बहुत बड़ा नाम, ने प्राकृतिक चयन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का भी सिद्धांत दिया था। उनके सिद्धांत के कुछ चरण इस प्रकार से है कि भैया जीवों में जो संतान की उत्पादन होता है वो किस चीज के लिए होता है सर, अस्तित्व के रक्षा के लिए होता है। जैसे हमारा वंश जो है वो हमारे कुल की रक्षा कर रहा है, संतान जो है कुल का प्रदर्शक है, कुल की रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो जीवों में संतान उत्पादन जीवन संघर्ष के लिए जरूरी है, और ये जीवन संघर्ष अस्तित्व रक्षा हेतु संघर्ष है। और अगर इस संघर्ष को आप ना करें तो आपका विनाश है। जैसे मैंने हिरण की कहानी बताई, हिरण रोज सुबह उठ रहा है तो उसे इतना पता है कि भैया मुझे हिरण हो गया, खरगोश हो गया,
उनको रोज सुबह जीवन का संघर्ष करना है, तभी उनके अस्तित्व का संरक्षण हो पाएगा और उनका विनाश चलेगा। अब जीवन संघर्ष में उन्होंने प्राकृतिक वर्ण का एक प्रकार दिया, ठीक है, और नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई जिसे नव डार्विनवाद कहते हैं। ठीक है, तो फिर से इसको थोड़ा सा एक बार समझिए कि सजीवों में संतान उत्पादन से जीवन संघर्ष की स्थिति बनेगी, उससे फिर प्राकृतिक वर्ण और नई जातियों की फिर से उत्पत्ति होगी और जीवन चक्र ऐसा चलते रहेगा। ठीक है सर जी, एसएसटी वालों को मैथ्स पढ़ना है। देखिए अभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो विषयवार वाले हैं, ठीक है, जब ये क्लियर हो जाएगा तो आप लोग को मतलब मान के चलो कि प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और बहुत हद तक जल्दी ही आ जाएंगी चीजें आप लोग के बीच में। तो एसएसटी वालों को संभावनाएं है कि मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए तो सच में सबसे बड़ी राहत है। फेयर कंपटीशन नहीं होता ना अगर कंबाइन पेपर लेते हैं तो। पिछली बार देखो ना, 23 में कंबाइन पेपर ले लिए, सारे के सारे इंजीनियरिंग वाले ही घुस गए, क्योंकि भैया उनकी इंग्लिश भी अच्छी है और उनकी मैथ्स भी अच्छी है। 60 नंबर का यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हिंदी तो लगभग सबका एक बराबर है भाई। मुझे हिंदी नहीं भी आती है, ठीक है, अब मेरे पास 1 महीने का समय होगा तो मैं रट नहीं लूंगा अच्छे से, सीधी सी बात होगी। ठीक है, सोशल साइंस में भी वही पैरामीटर है, डिसीजन मेकिंग हो जाता है साइंस मैथ्स इंग्लिश। ठीक है, और इसीलिए आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों का जो स्कोर होता है वो compete कर जाता है, और फिर पोस्ट तो लिमिटेड है। तो इसलिए विषयवार भर्ती भी मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, और विषयवार भर्ती होगी। थोड़ा सा मगर आप लोग अपना जो पढ़ाई कर रहे हो ना, देखो जो चीजें आनी है, जैसे सीडीपी आनी है तो वो तो रोज चलने दो। ठीक है, आपका हिंदी इंग्लिश आना ही आना है, रोज चलने दो। कंप्यूटर आना ही है, चलने दो। जैसा भी चल रहा है ऐसा पढ़ाई करते रहो। ओके, आओ मेरे भाई, या जो अपना सब्जेक्ट ओरिएंटेड है उस पर ज्यादा ध्यान दो। अब देखो, नई जातियों की उत्पत्ति होती है जिसे नव डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। अब ध्यान समझिएगा कि ये जो प्राकृतिक वर्ण है ये परिस्थितियों का होगा, और जो नई जातियों की उत्पत्ति होगी उसमें, सुनिएगा, नई जातियों की उत्पत्ति जब होती है ना, मतलब जब दो अलग अलग जेनेटिक्स भी आपस में मिलते हैं तो इसे म्यूटेशन बोलते हैं। मतलब पुराने लक्षण जो होते हैं समय के साथ वो हट भी जाते हैं या नए लक्षण आ जाते हैं। जैसे मैं सफेद गुलाब को लाल गुलाब से मिलाऊंगा तो उससे पिंक गुलाब पैदा हो सकता है। वही चीज चल रही है कि भैया पारिस्थितियों के अनुसार अनावश्यक लक्षण विलुप्त या अवशोषित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, ये चिंपैंजी थे, हम उन्हीं के वंशज हैं, तो हम 4 पैरों पर चला करते होंगे, हमारी पूंछ हुआ करती होगी। पर आज के डेट में हमारा टेल है क्या, पूंछ है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम 2 पैरों पर खुद को स्थापित करने में सफल हो चुके हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी है। बाकी जितने भी 4 पैर वाले जानवर हैं, गाय, बिल्ली, कुत्ता, भैंस, ठीक है, शेर, चीता, भालू, नहीं भालू तो 2 पैर पे है, देख ले भालू का पूंछ छोटा है। जब रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी पूंछ छोटा होने लग गया। ठीक है, जिनकी रीढ़ की हड्डी या 4 पैर पे बैलेंस बनाना है उसको देखो, उन सारे जीवों में लगभग आपको कहना चाहिए कि वो दिख जाएगा, पूंछ दिख जाएगा। तो हमारा पूंछ क्यों गायब हो गया? क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। तो यही चीज बोल रहा है कि भैया अनावश्यक लक्षण विलुप्त या अवशोषित होने लग गया। जैसे ही 2 पैरों पे हमने संतुलन बनाया, शरीर को सिग्नल चले गया कि यार अब एरोडायनेमिक बैलेंस के लिए पूंछ की जरूरत है नहीं। ठीक है, 4 पैर वालों को रहती है, तो वो अवशोषित हो गई, वो विलुप्त हो गई। लाभकारी लक्षणों की वंशागति होती है। अब आने वाली पीढ़ी में भी जो मनुष्य का बालक होता है, होमोसेपियंस का बालक होता है, वो आप देखो बिना पूंछ के ही पैदा होता है। ठीक है, तो लाभकारी लक्षणों की वंशागति मतलब रिपीटेशन होने लगेगा। आकार और शारीरिक लक्षणों में ये अंतर देखने को मिलने लगेगा। जैसे आप अभी देख पाते हो ना, पूंछ है, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी है। नई जातियों की उत्पत्ति जो जाति विशेष में जीन परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसकी प्रतिपादक कौन है? हार्डी ब्रिज। ठीक है, हार्डी ब्रिज। तो नई जातियों की उत्पत्ति जाति विशेष में जीन परिवर्तन के कारण होती है। जैसे मैंने एक सफेद गुलाब लिया और एक लाल गुलाब लिया, दोनों को मैंने इंटरेक्ट कराया तो उससे हमारा क्या बन गया? पिंक गुलाब। नई जाति की उत्पत्ति हुई ना, मगर इसमें क्या हुआ? जीन के परिवर्तन के कारण हुआ, दोनों के जीन आए। चलो अब देखो, ब्रिज ने जो अनुवांशिकता के नियम दिए, ये नियम है,
ये वंशानुक्रम के नियम है। सिद्धांत में आपने 5 सिद्धांत देख लिए थे, अब ये वंशानुक्रम के नियम है। तीन नियम हम लोग बेसिकली देखते हैं, और इसके बाद फिर मंडल को पढ़ेंगे तो मंडल को और डिटेल में जानेंगे। तो ये तीन नियम है। पहला कि जो उत्परिवर्तन होता है, ठीक है, उत्परिवर्तन या वंशानुक्रम के नियम। उत्परिवर्तन का मतलब क्या है? चेंजेस, चेंजेस, ठीक है। उत्परिवर्तन का मतलब चेंजेस। जैसे हमारे पास पहले पूंछ थी, आज के डेट में नहीं है, ठीक है। और आने वाली पीढ़ी और ज्यादा भिन्न कैसे हो सकती है सर? म्यूटेशन से, उत्परिवर्तन से। उत्परिवर्तन किन किन के कारण होता है? तो सर देखो, संख्या के कारण, व्यवस्था के कारण, संरचना के कारण। संख्या के कारण, व्यवस्था के कारण, संरचना के कारण। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि सर अगर जीनों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, जैसे 46 गुणसूत्र सब में होते हैं, अब उसकी जगह पे 45 गुणसूत्र हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। बालक नए संतान उत्पन्न कर नहीं पाएगा, मतलब जो पुरुष रहेगा वो नपुंसकता का शिकार होगा, महिलाएं बांझपन का शिकार होंगी, तो नई संतति को आगे बढ़ाने के लक्षण उसमें नहीं पाए जाएंगे। तो देख रहे हो कि भैया वंशानुक्रम से संबंधित हो रहा उत्परिवर्तन, ठीक है। कि भैया जीनों की संख्या में अगर परिवर्तन हुआ, 45 हो गए 46 की जगह पे, तो भैया उसमें नई संतति को जन्म देने का सामर्थ्य नहीं रहेगा। सेम उसी तरीके से जीनों की व्यवस्था में परिवर्तन, जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, आपको पता है, उसे हमारे डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो जाती हैं। जैसे जापान हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना होगा, डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। डीएनए स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण क्या होता है भाई? आपको पता है कि बच्चे विकृति के साथ जन्म लेते हैं, ठीक है। तो उत्परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन आ गया उन लोगों में। और जीनों की संरचना में परिवर्तन, अब जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, साइटोसिन गुआनिन से जुड़ेगा। अगर गलती से एडेनिन के साथ साइटोसिन जुड़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान, जो बालक है, हर एक का अपना डीएनए कोड अलग अलग है। बंदर का अलग है, बिल्ली का अलग है, मनुष्य का अलग है। और इसी डीएनए कोड के कारण अगली पीढ़ी पहली पीढ़ी जैसे दिखती है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा दिखेगा, बंदर का बच्चा बंदर जैसा दिखेगा। तो अगर जीनों की संरचना में परिवर्तन हो गया तो फिर यहाँ पर आप लोग का उत्परिवर्तन आ जाता है। तो याद रखना, कैसे उत्परिवर्तन संभव है? तो तीन नाम बताया: संख्या, संरचना, व्यवस्था। संख्या को व्यवस्थित करके संरचना में रखिए, ये संख्या को संरचना में रख के व्यवस्थित कर दीजिए। जैसे स्कूल के प्रेयर में बच्चे होते हैं, बच्चों की एक संख्या होती है कि कक्षा 9वीं के 40 बच्चे हैं, ठीक है। वो एक संरचना में आते हैं, स्ट्रेट लाइन संरचना प्रेयर में, और व्यवस्थित दिखते हैं। तो बस इस तरीके से रिलेट करना, संख्या, संरचना और व्यवस्था। स्कूल का प्रेयर याद कर लेना, याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये है उत्परिवर्तन या वंशानुक्रम के नियम, ठीक। चलो, अब आते हैं सर लैमार्क के सिद्धांत। ये नियम किसने दिया था? हागोडी ब्रिज ने दिया था। लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया है? उत्परिवर्तित लक्षणों का सिद्धांत दिया है ना। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन लैमार्क ने 1809 में जॉन बेपिस्टन डी लैमार्क ने किया था। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट भी कहते हैं, कि वातावरण का सीधा प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर पड़ता है, जिसके कारण उसकी संरचना और स्वभाव में परिवर्तन होता है। तो देखो, जो हमारी शारीरिक संरचना है, ठीक है, देखो लेमार्क पहली बार कह रहा है कि शारीरिक संरचना या जो हमारा कद काठी काया है, उसमें केवल हमारे वंशानुक्रम का नहीं बल्कि वातावरण का भी अपना एक प्रभाव है। अब आप बोलोगे सर कैसे? ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि आपने इस बात को गौर किया होगा कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पे मनमाने ठंडी है, बर्फ जमे रहता है। दक्षिणी ध्रुव पे मनमाने गर्मी है, क्योंकि वो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है। तो दक्षिण ध्रुव का हिस्सा हमेशा सूरज के सामने पड़ता है, वहां हमेशा गर्मी रहेगी, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में तो नॉर्वे और जैसे देशों में 6 6 महीने तक सूर्य देव उगते ही नहीं है, बर्फ की चादर ओढ़े रहता है, क्योंकि 23.5 डिग्री सूरज से विपरीत दिशा में झुक चुका है, ठीक। आप ये देखो कि जो उत्तरी ध्रुव के देश होंगे ना, वहां पर आप लोग को अश्वेत आदमी बहुत कम देखने को मिलेंगे, काले लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे। और दक्षिणी ध्रुव में आप गोरे लोगों को बड़ा रेयरली ढूंढ पाओगे। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य की किरणें उनके स्किन में मेलानिन स्तर को बढ़ाती हैं, वो सफेद की जगह पे काले हो गए हैं। तो हमारे वातावरण का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है हमारे शारीरिक संरचना पे? भैया एक
उत्तरी ध्रुव, जर्मनी, यूरोप के देश क्या सुंदर सुंदर दिखते हैं, और दक्षिणी ध्रुव वाले देख रहे हो एकदम निग्रो ब्लैक, घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका वाले, है ना। तो हम रेसिज्म करने लग जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो उनके वातावरण का उनके शरीर पर असर पड़ा है। उत्तरी ध्रुव वालों का नाक आप देखोगे, नाक एकदम चोख रहेगा, जैसे ऋतिक रोशन का है, एकदम चोख नाक रहेगा, पतला सा। ठीक है, क्यों ऐसा रहेगा? क्यों? क्योंकि वहां पर ठंडी ज्यादा है, हवा भारी हो चुकी है, तो हवा नीचे बैठ गई है, तो किसी को ऑक्सीजन लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। तो नाक नसिका छिद्र अगर बहुत कम भी रहेगा तो वो आराम से ऑक्सीजन इंटेक कर पाएगा। दक्षिणी ध्रुव, घाना, नाइजीरिया जैसे देशों में देखूंगा मनमाने गर्मी है, 55 डिग्री, 60 डिग्री, इस टाइप की। तो हवा हल्की होकर ऊपर उड़ चुकी है। अगर ऊपर उड़ चुकी है, आप ऑक्सीजन ले नहीं पाओगे। जब हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो हम लोग जोर जोर से सांस लेते हैं। जोर जोर से सांस लेने के चक्कर में उनका जो नसिका छिद्र होता है वो बड़ा बड़ा होता है। आपको कभी घाना, नाइजीरिया वाले दिख जाएंगे, देखना ये बड़े बड़े नाक होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? कारण क्या है? क्योंकि उनकी वातावरण की संरचना वैसी है कि ऑक्सीजन का लेवल वहां पर गर्मी के कारण कम हो गया है, ऑक्सीजन ऊपर चले गई है। तो हम लोग को जोर से सांस लेना है, मतलब नासिका छिद्र बड़े बड़े रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अब दिखता है कि इतना बड़ा नाक दिख रहा है भाई उनका, भाई उनकी बनावट पे मत जाओ, वो तो उनका प्राकृतिक वातावरण का एक कारण हुआ है। चाइना वाले सब एक जैसे दिखते हैं, एक हाइट वाले। बच्चे परेशान है पापा कौन है ना, किसी को भी पापा पापा बोल रहे हैं, वो लोग अलग फीलिंग ले रहे हैं। तो मसला यही है कि हमारा वातावरण कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक रचना पर भी असर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। एक तो भारत, इसलिए मैं बोलता हूँ स्वर्ग है। यहाँ पे हर रंग के, हर रूप के, हर जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, ये बस गंदगी को हटा दो ना, जाति वाली, तो भारत सच में स्वर्ग है। क्योंकि हमारी वातावरण, हमारी प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि हम कुछ भी खा के पचा सकते हैं। यूरोप वालों को छोला भटूरा खिला दो, वो फिर आपको 10 दिन तक गाली देगा। ठीक है, पॉइजन खिला दिया बोल के। हमारे यहाँ तो छोला भटूरा के ऊपर, गुपचुप के ऊपर, डोसा के ऊपर फिर रबड़ी चबा लें। पार्टी विटी में तो ऐसे ही करते हैं ना जी, सब पचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वातावरण वैसा है, हर चीज पचा सकते हैं। ठीक है, चलो। तो मसला यही है कि भाई भारत में मिक्स प्रकृति भी एकदम मेहरबान है, साथ ही साथ में यहाँ कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी होती है, जितनी लापरवाही कोरोना में भारत वालों ने किया है, दुनिया के किसी देश ने तो नहीं किया होगा। साथ ही साथ जितनी जनसंख्या भारत में है, जितने छोटे एरिया में भारत में लोग रहते हैं, फिर भी मौतें भारत में कम हुई। इटली वाले, रोम वाले साफ हो जा रहे थे, रोड रोड पे पूरे मरे पड़े मिलते थे। भारत में तो ऐसी स्थिति थोड़ी कम देखने मिली। कारण क्या है? हमारा इनर बॉडी सिस्टम मजबूत हो गया है। 10 बार बॉडी में मलेरिया और दुनिया भर की बीमारी हो गई तो कोरोना भी चकरा गया। ये यार, ये तो बड़ा मजबूत शरीर है इसका, कई बीमारियों से लड़ चुका है। इटली वाले बेचारे हाइजेनिक हाइजेनिक थे, निपट गए पहले ही प्रहार में। हम तो युद्ध के लिए कई बार तैयार हो चुके हैं, है ना। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि भारत में हो, स्वर्ग में हो, हर स्थिति परिस्थिति प्रकृति सब आपके फेवर में है। दारू मत पिया करो, क्योंकि दारू यूरोप के देशों की जरूरत है, जहाँ पे ठंडी ज्यादा है, बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए ना बॉडी का। अब बाहर ही -20 डिग्री हो रखा है, तो बॉडी भी तो 15 पे आ जाएगी, तो उन लोगों का शरीर बिगड़ जाएगा। इसलिए ये उन लोग को हीट करने के लिए एल्कोहल कंज्यूम करना पड़ता है। आप तो स्वर्ग में हो जी, है ना। आप तो जो खा रहे हो पचा ले रहे हो, शरीर हमेशा एनर्जेटिक फील हो रहा है। आपको क्या जरूरत है दारू पीने की? स्पेशली हमारे स्टेट में तो और ज्यादा बुरा हाल है। ठीक है, यहाँ एक स्लोगन बन गया है, दुख है तो भी चल यार दारू पिला, कुछ अच्छा हो गया तो भी चल यार दारू पिला। दारू दारू दारू, और उनको ये समझ ही नहीं है, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। ये भारत में होकर दारू पीते हो पगले लोग। ठीक है, चलो आओ। वातावरण का सीधा प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर पड़ता है, इसके कारण उसकी संरचना और स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। जैसे मैंने बोला, आप देखो घाना, नाइजीरिया वाले, उनकी एवरेज हाइट 6 फीट की होगी। कारण क्या है? ऑक्सीजन ऊपर उठ गया है, तो उनका शरीर भी ऊपर उठ रहा है ना, उनकी हाइट बढ़ जा रही है ऑक्सीजन को इंटेक करने के लिए। नाक मोटा होगा, चौड़ा होगा, क्योंकि हवा उनकी ऊपर उठ गई है, तो उस हिसाब से शरीर खुद को ढाल रही है। जिराफ भी हाथी से कोई वो नहीं था, घोड़े के जैसा होता था पहले जिराफ, पर उसने अपने गर्दन को लंबा किया समय के साथ, क्योंकि उसे ऊपर ऊपर की टहनियों के पत्ते खाने थे। ठीक है, वैसे ही इंसान के साथ भी है। इसके अनुसार वातावरण में हुए परिवर्तनों के कारण अधिक प्रयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित
और कम प्रयोग में आने वाले अंग लुप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे ही हम लोग दो पैरों पे चलने लगे, पूंछ की आवश्यकता बैलेंस बनाने के लिए नहीं रही, तो हमारे शरीर से पूंछ भी लुप्त हो गया। जिराफ की मैं बात किया, जिराफ घोड़े जैसे हुआ करते थे, थोड़ा सा लंबा गर्दन होता था, मात्र थोड़ा सा, पर उनको ये बात समझ में आई कि उससे उनका भरण पोषण संभव नहीं है, इसलिए आप देखते हो आप जिराफ की गर्दन इतनी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि जिस अंग की आवश्यकता अधिक है वो अंग अधिक विकसित हो जाएगा, और जिसकी आवश्यकता का प्रयोग कम है वो अंग लुप्त हो जाएंगे समय के साथ। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना परिस्थिति वर्ष बताया, जो कि अभी वंशानुक्रम हो चुका है। परिस्थिति वर्ष था, पत्ते खाने के लिए लंबे किए, पर अब जिराफ का जो बालक पैदा होगा वो लंबे गर्दन वाला ही पैदा होगा। ठीक है, जिसके अनुसार जिराफ के पूर्वज इतने लंबे नहीं थे। मैक जो लैमार्क का सिद्धांत था उसे मैकडूगल, पावलोव, हैरिसन आदि विद्वानों ने भी अर्जित लक्षणों या वंशानुगति का आधार बताया, और वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का खंडन भी किया और कहा यदि चूहे की पूंछ पीढ़ी दर पीढ़ी काटी जाए तो पूंछ कटा चूहा नहीं पैदा होता है, वो जैसा उसके डीएनए में है। ठीक है, उसके डीएनए में है कि भैया वो संपूर्ण शरीर के साथ आया था, और एक्सीडेंट हो गया मान के चलिए, ठीक है, पूंछ कट गया उस चूहे का, तो उसका संतान कटा हुआ पूंछ के साथ आएगा? नहीं आएगा, बल्कि कंप्लीट शरीर के साथ अगर उसका पिता पैदा हुआ है, माता पैदा हुई है, तो वो भी पूरे शरीर के साथ ही आएगा। ठीक है, तो लड़कियों को पीढ़ी दर पीढ़ी कान छिदवाए जाते हैं, परंतु कभी भी कान छिदी हुई लड़की जन्म नहीं लेती है। ठीक है, चलिए, तो ये था आप लोग का 3 प्रमुख सिद्धांत हमने पढ़ा। कौन कौन सा? तो आज के क्लास में हम लोगों ने मेंडल सॉरी डार्विन का सिद्धांत पढ़ा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बीजकोष के बीजमैन का सिद्धांत पढ़ा, गॉल्टन का सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया है। गॉल्टन ने ही क्या कहा था, 1/2, 1/4, 1/8 वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, अनुवांशिक लक्षणों के वो प्रति उसमें बालक में स्थानांतरित होते हैं, इसीलिए हमेशा हर इंसान कोशिश करता है उसकी बायोलॉजिकल संतान पैदा हो, उसकी खुद की संतति हो। समझ में आया? एडॉप्टेड चाइल्ड का प्रोसेस इसलिए कम है। तो हमने गॉल्टन के सिद्धांत को भी पढ़ लिया। बिजमैन ने क्या सिद्धांत दिया था कि माता पिता अपने पूर्वजों के अनुवांशिक गुणों के क्या होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, जो बालकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये बीजकोष का सिद्धांत था। ठीक है, गॉल्टन का सिद्धांत भी आप लोगों ने समझ लिया, बायोमेट्रिक का सिद्धांत। अब फिर उसके बाद हमने डार्विन का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी पढ़ लिया, और लैमार्क का उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत भी पढ़ लिया कि हमारे ऊपर हमारे वातावरण का भी असर पड़ता है। ठीक है, चलो, तो यहां तक का क्लियर है। अब मेंडल का जो सिद्धांत है, सबसे बड़ा सिद्धांत है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि बड़ा होच पोच हो जाएगा। तो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट आप लोग को क्या करना चाहिए, 5 मिनट अपना आंख बंद करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को ध्यान में आ रहा है, बीजकोष का सिद्धांत, गॉल्टन का सिद्धांत, उसको बस 4-5 लाइन आप लिख दो, परीक्षा में वही प्रश्न बन जाते हैं। यही काम स्टूडेंट को करना चाहिए। रिवीजन कीजिए थोड़ा सा, थोड़ी देर आप लोग जो भी आज पढ़ाई किए। ओके, मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।